हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पंकज। और आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक्चुअली मुझे काफ़ी दिन से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये नीट का एग्ज़ाम कब होगा, ये सितंबर में होगा कि नहीं होगा, क्या ये पोस्टपोन होगा। और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी पूछना था कि सर आखिरी के समय में नीट के लिए तैयारी कैसे की जाए। तो इस वीडियो में हम यही सब देखेंगे कि किस तरीके से हमको नीट की तैयारी करनी है और एग्ज़ाम के डेट्स क्या हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम के डेट्स को लेके इसको पोस्टपोन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाली गई थी, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। तो अभी तक जो न्यूज़ हैं उनको देखते हुए हम यही बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है अभी जो पहले से जो डेट डिसाइड थी 13 सितंबर उसी तारीख को होना है। अभी तक ऐसी कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है। तो अब हम लोगों को इसी चीज़ को लेकर तैयारी करनी होगी कि हमें 13 सितंबर को एग्ज़ाम देना है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट जो मुझसे जो क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं वो कि सर आखिरी के डेज में हम नीट के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए, मेरी पहली एडवाइस सभी नीट एस्पिरेंट्स को ये होगी कि अब आप इस इशू को भूल जाइए कि नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। आप लोग यही मान के चलिए कि नीट का एग्ज़ाम 13 सितंबर को ही होगा। ओके। तो ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके दिमाग में ऐसी बात चलती रहेगी कि हम कोई मूवमेंट स्टार्ट करेंगे कि नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, तो उससे क्या होगा, इन सब चीज़ों से आपको एक डिस्ट्रैक्शन होगा और जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो हम सब लोग को यही मान के चलना है कि नीट का एग्ज़ाम 13 सितंबर को ही है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिससे हम लोग ये बोल सकें कि नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम के लिए कितनी देर पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो देखिए, किसको कितने घंटे पढ़ना है ये जो चीज़ है ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। ओके। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि भाई कितने घंटे सोना चाहिए। कुछ लोग बच्चे लोग क्या होते हैं कि काफ़ी कम सोते हैं, वो लोग ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में काफ़ी कम सोना शुरू कर देते हैं और जिसके कि उनकी बॉडी के ऊपर काफ़ी एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो मेरे ओपिनियन से, और हालांकि ये चीज़ प्रूफ भी हो चुकी है काफ़ी रिसर्च के बाद, कि एटलीस्ट हर इंसान को, चाहे वो स्टूडेंट है या नहीं है, एटलीस्ट 6 घंटे की साउंड स्लीप लेनी चाहिए। कम से कम उसे 6 घंटे अच्छे से सोना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि ये 6 घंटे अगर आप एक साउंड स्लीप लेते हैं तो ये हेल्प करता है आपकी मेमोरी को कंसोलिडेट करने में। तो जब आपकी मेमोरी अच्छे से कंसोलिडेट होगी तो आप अच्छे से चीज़ों को याद कर पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो 6 घंटे की साउंड स्लीप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी के भी लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि आप लोग रात को 12 बजे से पहले सोने के लिए चले जाएं। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो एक सब्जेक्ट होगा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में एक चीज़ आप पढ़ेंगे, सर्केडियन रिदम। तो सर्केडियन रिदम के हिसाब से क्या होता है कि अगर कोई इंसान 12 बजे रात को सोता है एक डीप स्लीप में, तो उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो बड़े अच्छे से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, और उनका बॉडी पे एक अच्छा इफेक्ट होता है। ओके। तो इसीलिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को रात को 12 बजे सोने चला जाना चाहिए। अच्छा, रात को जल्दी सोने का एक और फ़ायदा है कि अगर आप रात को जल्दी सोओगे, सपोज करो आप 11 बजे सो गए, 12 बजे सो गए या मैक्सिमम 1 पे सो गए, तो आप मॉर्निंग में उठ भी टाइम से जाओगे। और नीट का जो एग्ज़ाम है उसका टाइमिंग है आपका 2 to 5 PM, वो दोपहर में है एग्ज़ाम। तो सपोज करो कोई बच्चा जिसने ऐसी आदत डाल दी है कि वो रात को ही पढ़ता है और वो सोता है मॉर्निंग आवर्स में, जैसे कोई बच्चा सोने जाता है सुबह 4 बजे या 5 पे, तो वो फिर उठेगा कब, वो उठेगा 11 बजे 12 के आसपास आफ्टरनून में, और 1 या 2 घंटे बाद उसका एग्ज़ाम भी है। तो होगा क्या कि एग्ज़ाम के दिन उसको जल्दी उठना होगा। जैसे वो एग्ज़ाम के दिन अगर 4 बजे सोता है तो उसको उठना पड़ेगा मॉर्निंग में 9, 10 या 11 के आसपास। तो उस दिन उसकी नींद अच्छी नहीं हो पाएगी, तो हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में अच्छे से कंसंट्रेट ना कर पाए। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे। इवन एक मेरा फ्रेंड तो ऐसा था, उसको इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी एग्ज़ाम में कि वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाया और उसका सिलेक्शन उस साल नहीं हुआ था। फिर उसका सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर हुआ। इवन मैंने अपने काफ़ी सारे जूनियर्स को भी देखा है जो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए हैं एग्ज़ाम के अंदर, जस्ट कि वो लोग अच्छे से सो के नहीं आए थे एग्ज़ाम में। तो ये जो सोने की आदत है ये एक दिन में ठीक नहीं होगी, इसलिए आप लोग कोशिश किया करो कि आप 12 बजे या मैक्सिमम 1 बजे तक सोने चले जाओ। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप सपोज कीजिए आप
5 या 6 घंटे आप सो लिए, ओके। उसके बाद क्या होगा, 5 या 6 घंटे सोने के बाद जो रिमेनिंग, जो आपका जो टाइम बचा है आपके पास, जो आपका रिमेनिंग टाइम है, उसमें आपको बस पढ़ाई करनी है। उसमें आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। हाँ देखिए, कंटिन्यूसली पढ़ना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो उसमें आपको क्या करना है कि बीच बीच में रिलैक्सेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कुछ कुछ कर सकते हो। जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हो, या फेसबुक पे कोई नीट का कोई ग्रुप पे कोई एमसीक्यूज देख सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज टाइम इज़ मनी। आज के टाइम में आप लोगों के लिए टाइम इज़ मनी। देखिए, जो इंसान टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, जो सारा टाइम पढ़ाई में लगा रहा है, वो अच्छे से चीज़ों को आखिरी में रिवाइज कर पाएगा। और जो भी स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट कर रहा है फालतू की बातों में कि नीट कब होगा, नीट कब नहीं होगा, उसमें टाइम वेस्ट कर रहा है, उससे क्या होगा कि उसका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो अच्छे से चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाएगा। और बाजी कौन मार लेगा? बाजी वो मार लेगा जो बच्चा सिंसियरली पढ़ाई कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप में से किसी को भी नई चीज़ों पे और हाई फाई चीज़ों पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, वो हो सकता है आपको बोलें कि भाई ये नया एमसीक्यू कर लो, इसके आने की उम्मीद है, ये पुराने आईआईटी के हाई फाई टफ टफ एमसीक्यूज कर लो, इनसे हो सकता है कोई आ जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। पर देखिए, मेरा लगभग 14 साल का मेडिकल साइंस का एक्सपीरियंस है। मैंने एमबीबीएस की एआईपीएमटी क्लियर किया, मैंने एआईपीजी भी क्लियर किया, एमबीबीएस और एमएस दोनों ही मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया। और मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को भी जानता हूँ, बहुत सारे जूनियर्स हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने गाइड किया बाद में, जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि नए क्वेश्चन से और टफ और हाई फाई क्वेश्चन से कभी सिलेक्शन नहीं होता। ओके, सिलेक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके सिंपल सिंपल जो कॉन्सेप्ट हैं, सिंपल सिंपल जो एमसीक्यूज हैं, उनको बार बार रिवाइज करना, और जो प्रीवियसली आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना और कंसोलिडेट करना। ओके, अगर आप हर सब्जेक्ट का बेसिक चीज़ जानते हैं, एक एवरेज और बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। इट डजेंट मैटर कि आपने बहुत टफ टफ क्वेश्चन ट्राई नहीं किए, नई नई चीज़ें, एडवांस चीज़ें नहीं पढ़ी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस अपनी बेसिक बुक्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एनसीईआरटी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वही आपके लिए काफ़ी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो किसी किसी को टफ लगते हैं। हर किसी के लिए कोई टफ टॉपिक होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए बायोलॉजी में एक इकोलॉजी जो चैप्टर है वो काफ़ी टफ था, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मुझे टफ लगती थी। तो मैं एग्जाम से पहले इकोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से रिवाइज कर लेता था 1-2 बार। तो इससे क्या होता था, एग्जाम में मैं उसको भूलता नहीं था और अच्छे से आंसर कर पाता था। तो ऐसे ही अगर आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको टफ लगता है, आप बार बार भूलते हो, तो आपको भी वो एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना चाहिए। या फिर कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं, जैसे मैं अपने जो टफ एमसीक्यूज होते थे जिनको मैं बार बार गलत करता था, उनको मैं रेड पेन से टिक कर लेता था और एग्जाम से कुछ दिन पहले उनको फिर से रिवाइज कर लेता था। अब हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। तो देखिए, पहले फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, देखो फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होते हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई फॉर्मूला आप भूल गए। तो रोज आपको उठ के आधा घंटा या 1 घंटा रोज देना है फिजिक्स में, बस फॉर्मूले रिवाइज करने और उनको बिना देखे हुए पेन से पेपर पे लिखना है। तो आपको सारे फॉर्मूले अगले 20 से 21 दिन में एकदम आपके टिप्स पे रहने चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, फिजिक्स में कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जिनको करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 24 को मल्टीप्लाई करोगे 24 से, तो आपका आंसर निकल के आता है 576। तो इसको करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो जो बच्चे ये ट्रिक्स जानते हैं वो इसको सॉल्व करने में काफ़ी सारा टाइम सेव कर लेते हैं, क्योंकि वो इनको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही सॉल्व कर लेते हैं। और जिन बच्चों को ये नहीं आती वो इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं, तो उनको टाइम लग जाता है। तो इसलिए आप लोग ट्राई करो कि आप इस तरीके की कैलकुलेशन फास्ट कर पाओ। इसके लिए या तो होपफुली आप में से काफ़ी सारे लोग ये करना भी जानते होंगे, और जो नहीं भी जानते उन लोग को अपनी टीचर या अपने जो कुछ फ्रेंड्स या सीनियर की हेल्प से वो लोग इसको सीख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे एग्जाम में बहुत, फिजिक्स के एग्जाम में अक्सर कुछ रूट वैल्यूज़ की आवश्यकता आती है, जैसे कि √2 का वैल्यू कितना है, √3 का वैल्यू कितना है। तो ये जो रूट वैल्यूज़ होते हैं, इनकी वैल्यूज़ आपको ये एकदम याद होनी चाहिए, आपके टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करने बैठ रहे हो। तो ये आपका काफ़ी सारा टाइम न्यूमेरिकल्स में सेव कर लेगा, जो कि आप दूसरे न्यूमेरिकल्स में उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है
कि आपको लास्ट फ्यू ईयर्स के पेपर ज़रूर रिवाइज करने चाहिए, उनमें जो आए हुए एमसीक्यूज़ हैं उनको ज़रूर रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट 5 ईयर्स के, खासतौर से लास्ट 5 ईयर्स के जो पेपर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे एक आपको आइडिया लगता है कि लास्ट 5 ईयर्स में आखिर पेपर कहाँ से एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और एमसीक्यूज़ का ट्रेंड क्या है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ये आखिरी के दिनों में लास्ट 5 ईयर्स के पेपर में जो एमसीक्यूज़ है उनको रिवाइज किया जाए। और अगर टाइम परमिट करता है, किसी स्टूडेंट के पास काफ़ी टाइम है, उसकी तैयारी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, तो वो और भी एमसीक्यूज सॉल्व कर सकता है जितना कि उसके लिए पॉसिबल हो। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप ये बात ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टफ एमसीक्यूज को सॉल्व करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट ना करें। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टफ एमसीक्यूज को हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा एमसीक्यू है और इसके आने की उम्मीद ज़्यादा है, ये आ गया तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, दूसरे लोग इसको नहीं कर पाएंगे, तो हमारा सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी। पर देखिए ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। जो बहुत टफ एमसीक्यूज होते हैं वो एक तो उनकी आने की उम्मीद भी कम होती है, और अगर वो आते भी हैं एग्जाम में, तो अगर आप एक बहुत टफ एमसीक्यू को राइट नहीं भी कर पाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके सिलेक्शन पे। बट सिलेक्शन पे फर्क किस चीज का पड़ता है कि एक आसान एमसीक्यू था, एक एवरेज एमसीक्यू था जिसको काफी सारे बच्चों ने राइट किया और उसको आपने रॉन्ग कर दिया, तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा आपके सिलेक्शन पे। तो आपका पहला मकसद होना चाहिए कि जो सिंपल एमसीक्यूज हैं, जो एवरेज एमसीक्यूज हैं, वो सारे के सारे राइट करने हैं आपको मैक्सिमम। और बाद में अगर एक दो टफ एमसीक्यू अगर आपने आपने राइट कर दिया तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के चक्कर में आप सिंपल चीज़ों को छोड़ते चले जाएं। अब देखते हैं बायोलॉजी के बारे में। देखिए बायोलॉजी के बारे में क्या है कि अगर पॉसिबल है तो आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं बायोलॉजी का। बट कभी कभी होता क्या है कि हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मैं नहीं कर पाया था सारी बायोलॉजी की थ्योरी का रिवीजन एग्जाम से कुछ दिन पहले। तो उस केस में क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक हैं जो आप अक्सर भूल जाते हैं। तो उन टॉपिक्स को जो इंपॉर्टेंट हैं और जो आप अक्सर भूल जाते हैं उनको आप एग्जाम से पहले एकदम ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था इकोलॉजी। इकोलॉजी मुझे बायो में हमेशा टफ लगती थी, तो उसको मैं एग्जाम से पहले ज़रूर रिवाइज करता था। एक और चीज़ है ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी रिवीजन कर लेना चाहिए। अगर आप सारे बायोलॉजी का रिवीजन नहीं भी कर पाते हैं तो एटलीस्ट इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन जरूर कर लीजिए। और आपने जो एमसीक्यूज जो अभी तक सॉल्व किए हैं उसमें कुछ एमसीक्यूज हमेशा आते हैं, मेरे साथ होता था, कुछ एमसीक्यूज होते थे बायो के जो मुझे लगते थे यार मैं इनको बार बार गलत करता हूं, तो मैं उनको रेड पेन से टिक करके रखता था और एग्जाम से पहले मैं उसको जरूर रिवाइज करके जाता था। तो वही बात है कि जो ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपको लगता है कि आप बार बार गलत करते हैं उनको आपको एक बार फिर से रिविजिट कर लेना चाहिए, फिर से रिवाइज एक बार कर लेना चाहिए। अब देखते हैं केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है जो कि फिजिक्स और बायोलॉजी में होती है। यहाँ पे भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना नई चीज़ और हाईफाई चीज़ें करने के चक्कर में, और आपको ट्राई करना है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो, तेज़ी से तेज़ी से आप उसकी केमिस्ट्री की थ्योरी को रिवाइज कर पाएँ। और क्या करना है आपको, और आपको वही प्रीवियस ईयर्स के जो एमसीक्यू हैं वो सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर ये एमसीक्यूज आ कहाँ से रहे हैं। ओके, और देखिए ऐसा नहीं होता कि हर किसी इंसान के सारे टॉपिक वीक होते हैं। जैसा मेरा केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक थी तो मैंने उसको स्पेशल रिवाइज कर लेता था एग्जाम के पहले। तो ऐसे अगर आपको कुछ लगता है कि केमिस्ट्री में कोई सर्टेन पार्ट आपका वीक है, उसको आप स्पेशल प्रेफरेंस दीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। और जो एमसीक्यूज आपने टिक कर रखे हैं कि मुझे टफ लगते हैं उनको भी एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपके सामने, जो बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि भाई कितना टाइम देना चाहिए हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो देखिए मेरा मानना है कि टाइम का मैनेजमेंट हर सब्जेक्ट के लिए इक्वल रखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दिया और आपने सबको इक्वल प्रेफरेंस दी है तो आपके लिए बेटर रहता है। कभी कभी क्या होता है, मेरे कुछ दोस्त थे वो बायो और फिजिक्स में बहुत अच्छे थे। एक स्पेशल फ्रेंड था मेरा, वो अलीगढ़ का रहने वाला था, उसकी बायो बहुत स्ट्रांग थी, उसकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग थी, बट वो केमिस्ट्री उसको पसंद नहीं थी, तो केमिस्ट्री वो पढ़ता भी नहीं था, बहुत कम टाइम दे पाता था उसको। तो जब एग्ज़ाम हुआ था तो एग्ज़ाम में मुझे आज भी याद है उसके केमिस्ट्री में बस 3 मार्क्स आए थे, तो भाई उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2-3 साल उसने ट्राई किया फिर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने फिजिक्स और बायो तो बहुत स्ट्रांग कर ली थी बट केमिस्ट्री उसकी काफ़ी वीक थी। पर मैं बहुत ऐसे भी स्टूडेंट को जानता हूँ और मैं भी खुद ऐसा स्टूडेंट हूँ जिनका बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब है एवरेज तरीके से, सब तैयार है, ना सब बहुत ज़्यादा अच्छा है ना ही बहुत ख़राब है, बट एवरेज है। तो उन लोगों को सिलेक्शन निकालने में आसानी होती है।
ऐसा होता इसलिए है कि भाई सपोज करो केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आए और 45 क्वेश्चन में से हमेशा 20 से 25 क्वेश्चन एवरेज होते हैं, आसान होते हैं। और आपने क्या किया कि वो जो 20 से 25 क्वेश्चन थे वो तो आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, आपने केमिस्ट्री उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग की ही नहीं, तो वो 20-25 क्वेश्चन जो सब बच्चे राइट करके आएंगे आप उनको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, सो ये बात इंपॉर्टेंट है कि सारे सब्जेक्ट को इक्वल प्रेफरेंस देनी चाहिए, सबको टाइम देना चाहिए। तो टाइम के हिसाब से देखें तो अगर आप टोटल जो टाइम है आपका उसमें से 50% टाइम आपको बायोलॉजी को देना चाहिए। रीज़न क्या है कि भाई बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक जूलॉजी एक बॉटनी, तो 50% जो टाइम है वो बायोलॉजी को देना है। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें से 25% टाइम जो है वो फिजिक्स को देना है एंड 25% टाइम देना है आपको केमिस्ट्री को। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा 16 घंटे पढ़ता है तो 16 घंटे में से 8 घंटे उसको बायोलॉजी को देने हैं, 4 घंटे उसको फिजिक्स को देने हैं और 4 घंटे उसको केमिस्ट्री को देने चाहिए। तो इस तरीके से टाइम को डिवाइड करना चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मैं तो नहीं कर पाया पर मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी करते थे और कुछ जूनियर्स भी करते हैं और जिन्होंने किया और जिनके रिजल्ट्स भी अच्छे आए। तो देखिए एक होता है मॉक टेस्ट पेपर, तो आपको एग्जाम से पहले डेली एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए और वो भी एकदम घड़ी से 3 घंटा लगा के। ओके, मतलब आपको ये समझ के मॉक टेस्ट पेपर देना है कि जैसे कि आप असली का नीट एग्जाम दे रहे हैं। तो इससे क्या है, इससे आप खुद को जज कर पाएंगे, खुद को असेस कर पाएंगे कि भाई आपसे आप पूरे 3 घंटे में पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर कहाँ आपको कोई दिक्कत आ रही है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उसको कंसल्ट करें अपने टीचर के साथ या अपने फ्रेंड्स या सीनियर्स के साथ या हम लोगों से, जिससे कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके और वो प्रॉब्लम मेन एग्जाम में आप ना फेस करो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आखिरी में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए फेसबुक पे या और भी जगह पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो नीट यूजी के एमसीक्यूज डालते हैं, पर मैंने देखा है कि ज़्यादातर ग्रुप्स पे फालतू की बातें ज़्यादा होती हैं, तो आप और जिसमें बच्चे लोग अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आप मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ ऐसे ग्रुप्स को फॉलो मत कीजिए जो कि ऐसी फालतू की बातें करते हैं, अपना प्रमोशन देते हैं। आप ऐसे ग्रुप्स को फॉलो कीजिए जिन पे अच्छा कंटेंट है। ऐसे काफ़ी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिन पे अच्छा कंटेंट है और आप उसमें बस एमसीक्यूज़ पे ध्यान लगाइए, उन एमसीक्यूज़ के आंसर देखिए, उनका डिस्कशन कीजिए और वहाँ से निकलिए। फालतू का टाइम मत वेस्ट कीजिए। और आप चाहें तो हमारा फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा ग्रुप बेस्ट है, बट हमारा ग्रुप काफ़ी अच्छा है। हमारे ग्रुप पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो कि ये एग्ज़ाम पहले ही निकाल चुके हैं AIPMT का, और वो सब मिल के बड़े क्वालिटी एमसीक्यूज़ डालते हैं। तो आप चाहे हमारा ग्रुप यूज़ कीजिए चाहे किसी और का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, बट केवल ध्यान लगाइए एमसीक्यूज़ के अंदर। किसी भी फालतू के डिस्कशन में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। बिकॉज देखिए होता क्या है, फॉर एग्जांपल कि आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, जब क्रिकेट मैच में कोई 50 ओवर का मैच होता है तो उसमें लोग जो क्रिकेटर्स होते हैं पहले शुरू में धीरे धीरे खेलते हैं, फिर आखिरी में जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, वो आखिरी में फिर चौके छक्के लगाते हैं और तब एक बड़ा स्कोर खड़ा होता है और इंडिया की टीम जीतती है। अगर आपके लिए भी ये नीट का एग्जाम एक क्रिकेट मैच जैसा है, आपने पूरे साल भर बैटिंग की है, पूरे साल भर तैयारी की अच्छे से, पर अगर आपने आखिरी के टाइम में चौके छक्के नहीं लगाए, अच्छे से पढ़ाई नहीं की और अपना ध्यान भटका दिया, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और वहीं अगर आपने अच्छे से तैयारी की, 15-16 घंटे तैयारी की, टाइम अपना ख़राब नहीं किया, वेस्ट नहीं किया, डिस्ट्रैक्शन नहीं किया और अच्छे से चौके छक्के लगाए, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इसलिए मैं फिर से लास्ट में बोलूँगा कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा कि एग्ज़ाम 13 सितंबर को होगा नहीं होगा। देखिए एग्ज़ाम 13 सितंबर को हो चाहे उसके बाद में हो, एग्ज़ाम जब भी होगा सबके लिए होगा, एक साथ होगा। तो आप इस सब चीज़ों में ध्यान मत दीजिए, वेस्ट मत कीजिए टाइम। आप बस अपनी तैयारी पूरी स्ट्रांग रखिए, जब भी एग्ज़ाम हो हमें अच्छे से एग्ज़ाम देना है, बढ़िया से एग्ज़ाम देना है। बस तो यही मेरा एक मोटो था कि मैं आपको ये मैसेज अच्छे से दे पाऊँ। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।